हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4। दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 1 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है एंड 3 भी हो चुका है। पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड। इसमें हमने पढ़ा था कि आखिर फ्लूइड होते क्या हैं, इनका पूरा इंट्रोडक्शन बेसिक से लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, ओके, एंड रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था जो कि इसी का नाम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। प्रेशर के बारे में हमने अपने सेकेंड लेक्चर में बात किया था, ओके, और बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था। तो ये हैं भैया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 को देखिए। उनको देखने के बाद ये लेक्चर नंबर 4 को देखने का मज़ा कुछ और ही होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को हम सेकेंड टॉपिक, यानी ये जो हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि बात किसकी चली, फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो भैया अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो मज़ा नहीं आने वाला इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर है जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ओके, अगर एक भी टॉपिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको आगे के टॉपिक समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट वही चीज़ें आगे रिलेट करती जा रही हैं। ओके, तो आप हमारा पहले वाले लेक्चर देखिए अच्छे से, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 देखिए। तो आज की इस टॉपिक्स में जो हम लोग आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मैनोमीटर। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसका नाम है मैनोमीटर। जैसे हमने लेक्चर नंबर किसमें 3 में पढ़ा था, थोड़ा सा उसका डीप, लेकिन सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर का क्या काम था? बैरोमीटर का काम था एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किसी भी पॉइंट पे। उसमें हम लोग जनरली यूज़ करते थे क्या, मरकरी। ठीक है, मरकरी ही क्यों यूज़ करते थे ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था। ओके, तो अब हम यहाँ पे जिस तरीके से बैरोमीटर है उसी तरीके से होता है मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर में क्या करते हैं, एक डिब्बा होता है, किसी डिब्बे में मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें कंटेन कोई गैस है। ठीक है, इसका प्रेशर नापने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है मैनोमीटर। ठीक है, तो मैनोमीटर में आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, इट इज़ डिवाइस यूज टू मेजर in a pressure of a gas, used to measure pressure of a gas contained in a container. Okay, मैं फिर से बोल रहा हूँ, it is a device used to measure प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन अ कंटेनर। ओके, यानी कि किसी भी कंटेनर में कंटेन गैस का प्रेशर मापने के लिए यूज़ किया जाता है मैनोमीटर का। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम लोग क्या, देखिए बैरोमीटर से हम लोग क्या कर सकते थे, किसी भी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप सकते थे, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, कंटेनर में कंटेन्ड गैस का भी प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए भैया मैनोमीटर डिवाइस कैसी होती है, यहाँ पे इस टाइप से होती है। ये कंटेनर होता है भैया इस तरीके से, इसमें कंटेन्ड होती है हमारी गैस इस तरीके से। ठीक है, ऐसे डायग्राम आप लोग साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, इस टाइप से होता है, इसमें भरा हुआ होता है जनरली जो ये तो होती है हमारी गैस। ठीक है, यहाँ पे लगा रखा है हमने क्या, वॉल्व हमने लगा रखा है जिससे कंटेनर से गैस क्या हो सके, इसमें फ्लो ना हो सके। ये क्या है, वॉल्व। ठीक, यहाँ पे भरा हुआ है जनरली जो लिक्विड भरा हुआ है उसको मैं अलग चौक से करता हूँ।
ठीक है। इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कोई नॉर्मली सस्ता ही ऑयल होता है, जैसे इसमें वाटर ही होता है, ठीक है, कोई वैसा ऑयल नहीं होता है, ठीक है। जनरली जो सबसे सस्ता फ्लूइड होता है वही हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भैया, ये हमारा लगा हुआ है वॉल, ठीक है, ये फ्लूइड हमारा भरा हुआ है इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, जब इस वॉल को हटाता हूँ, जब मैं इस वॉल को हटाऊँगा तो ये कंटेनर में जो गैस है, ये क्या है, गैस, ठीक है, ये गैस क्या करेगी, इस फ्लूइड को धक्का मारेगी, ठीक है, इस तरीके से ये क्या करेगी, इस फ्लूइड को धक्का मारेगी। तो जैसे ही मैंने वॉल हटाया, इसने क्या किया, इस फ्लूइड को ऐसे धक्का मारा, ठीक, और जैसे ही इसने धक्का मारा इस गैस ने, वैसे ही क्या हुआ, ये जो फ्लूइड है ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, मैंने मान लिया यहाँ तक ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो ये रही इसकी, ठीक है, इस तरीके से पहले इसको बना लीजिए आप, ठीक, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वॉल को हटाया, और जैसे ही इस वॉल को हटाया हुआ क्या, ये गैस क्या करेगी भैया, इस फ्लूइड को धक्का मारेगी ना, और जैसे ही धक्का मारी मैंने मान लिया ये फ्लूइड कहाँ तक चढ़ गया, यहाँ तक चढ़ गया। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हमने मेजर कर ली, क्या है, h है, ओके। यहाँ से यहाँ तक हमने हाइट इसकी क्या मेजर कर ली, h है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि सेम पॉइंट पे प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में। तो ये मैंने मान लिया ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से, प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूँ तो ऊपर कंटेनर खुला हुआ है, क्या ऐड होगा, P0, ठीक है। मैंने बताया था कि जब कोई कंटेनर खुला हुआ है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, अगर मुझे किसी पॉइंट पे प्रेशर मापना है तो वो अगर कंटेनर खुला तो उसमें P0 ऐड होता है। तो मैं जब यहाँ पे प्रेशर लिखूँगा A पॉइंट पे, तो मुझे A पॉइंट पे जब मैं प्रेशर लिखूँगा या फिर B पॉइंट पे जब प्रेशर लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। चूँकि B पॉइंट A पॉइंट सेम लेवल पे है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, और वही प्रेशर क्या होगा, गैस का प्रेशर। तो भैया सीधा सीधा आंसर आता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट इक्वल टू प्रेशर ऑफ अ गैस इक्वल टू रो जी एच। यानी गैस के कारण जो प्रेशर, ठीक है, इस लिक्विड में जनरेट हो रहा है, ठीक है, इस कंटेनर में कंटेन गैस के कारण जो लिक्विड में जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 प्लस रो जी एच, ओके। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो इसी तरीके से ये एक डिवाइस होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर में कंटेन्ड गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, जिस तरीके से हमने मेजर किया था किसमें, बैरोमीटर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए ये बात। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अगर आपको नोट करना है तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए फटाक से, और जल्दी से आइए वीडियो को फिर से प्ले करके। किस पे, पास्कल्स लॉ पे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, पास्कल्स लॉ। ठीक है, एक लॉ के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो इसका नाम है पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए पास्कल साहब ने क्या किया, जब फ्लूइड मैकेनिक्स आया तो पास्कल साहब ने फ्लूइड मैकेनिक्स में एक लॉ बनाया। उन्होंने क्या लिया, एक कंटेनर में लिक्विड लिया इस तरीके से, ठीक है, और उसके ऊपर लगा दिया इस तरीके से पिस्टन, और पिस्टन लगा के उन्होंने क्या किया, इस लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश की। इस लिक्विड को क्या किया, प्रेशर लगाया, इस पे प्रेशर लगाया इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है, P। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ये इस कंटेनर में ये चीज़ देखा कि जब ये लिक्विड, मतलब जब ये क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर किसी पॉइंट पे लगा रहे हैं ना पिस्टन के द्वारा, लेकिन वो प्रेशर क्या हो रहा है, पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी मान लीजिए किसी कंटेनर में इस तरीके से, अब देखिए इसका प्रूवमेंट कैसे हुआ। उन्होंने क्या किया, चार तरफ से इस तरीके से कंटेनर लिया, ठीक है, जो चार तरफ से खुला हुआ था इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कंटेनर लिया और हर कंटेनर पे उन्होंने क्या लगा दिया,
पिस्टन, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया हर कंटेनर पे, ठीक। और इसमें भर दिया फ्लूइड भाई, इसमें क्या भर दिया, फ्लूइड। और जब इसमें उन्होंने फ्लूइड भरा तो उन्होंने क्या किया, सारे पिस्टन को ऐसे ही रहने दिया, केवल एक पिस्टन पे ऊपर से क्या किया, फोर्स लगाया F1, फोर्स लगाया F1। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने क्या किया, एक ही पिस्टन पे फोर्स लगाया ना, और जैसे ही उन्होंने एक पिस्टन पे फोर्स लगाया तो वो फोर्स क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे लिक्विड में। उन्होंने क्या देखा कि ये तीनों पिस्टन एक साथ बाहर निकल रहे हैं, वो ये तीनों पिस्टन क्या होने लगे, एक साथ बाहर निकलने लगे, यानी F2, F3 एंड F4, ठीक है। ये जो चार पिस्टन थे हमारे, तो मैंने एक पिस्टन पे फोर्स लगाया तो ये चारों पिस्टन क्या हो गए, एक साथ निकलने लगे। अगर प्रेशर क्या होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होता, यहाँ पर अगर प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना होता तो यहाँ पे क्या होता, पहले ये पिस्टन निकल सकता था, या पहले ये पिस्टन निकल सकता था, या पहले ये पिस्टन निकल सकता था, कोई भी निकल सकता था। लेकिन यहाँ पे देखा कि जैसे ही इस पिस्टन पे इन्होंने फोर्स लगाया, वैसे ही क्या हुआ, तीनों पिस्टन बाहर एक साथ बाहर निकलने लगे। तो इन पिस्टन्स को रोकने के लिए, इन पिस्टन को रोकने के लिए क्या हुआ, उतना ही फोर्स हमको तीनों पिस्टन पे लगाना पड़ा जितना फोर्स हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस एरिया पर अगर हम लोग प्रेशर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, F1/A। और ये सारे फोर्स कैसे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो इस पे प्रेशर कितना है ये, तो जब देखिए यहाँ पर एक पिस्टन पे प्रेशर लगाया तो तीनों पिस्टन क्या हो रहे हैं, एक साथ बाहर निकल रहे हैं। तो इन तीनों पिस्टन को रोकने के लिए हमें सेम प्रेशर तीनों पिस्टन पे जनरेट करना पड़ेगा, यही पास्कल लॉ है। ओके, तो देखिए इतनी सी बात में आप लोग समझ गए कि पास्कल्स लॉ क्या है। तो पास्कल लॉ ने भैया सिंपल सा एक यही फॉर्मेट बताया कि जब किसी लिक्विड में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसका एरिया चाहे जो भी हो, ठीक है, अगर हम लोग इस टाइप का भी कंटेनर ले लेते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो अगर मैं इधर को फोर्स लगाता हूँ तो वो फोर्स क्या हुआ, पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि जब हम लोग किसी लिक्विड में, किसी भी कंटेनर में रखे लिक्विड में जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं भैया स्टैटिक फ्लूइड की, फ्लूइड बह तो रहा नहीं तो वो कंटेनर के अंदर होगा। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग कंटेनर के अंदर प्रेशर डालेंगे या फिर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वही लॉ क्या कहलाता है, हमारा पास्कल्स लॉ कहलाता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो एक स्टेटमेंट है इनकी छोटी सी, वो लिख लीजिए फटाक से, जल्दी से स्टेटमेंट लिखिए। एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखिए, द प्रेशर अप्लाइड at one point in an enclosed fluid body, the pressure applied at one point in an enclosed fluid body is distribute uniformly to every part of the fluid, तो जो चीज़ भैया यहाँ पे अभी मैंने कंटेनर बना के आप लोगों को बताया, वही चीज़ मैंने लिखवाया है कि जब किसी एनक्लोज्ड बॉडी यानी फ्लूइड से भरी एनक्लोज्ड बॉडी के ऊपर जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्लूइड के हर पॉइंट पे। ओके, समझ में आ गई ये बात। तो चलिए इसी को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकली। अभी तो हमने यहाँ पे देखा लॉजिकली, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली। मान लीजिए इस टाइप से आपको दिया हुआ है एक कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन, इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भरा हुआ है फ्लूइड, पिंक कंटेनर में पिंक पानी डाल रही। ओके, चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन पे मान लीजिए हमने फोर्स लगाया F1, इस पिस्टन पे अगर हमने फोर्स लगाया F1 तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ
अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यहाँ पे क्या होगा, ये जो फोर्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे फ्लूइड में। तो भैया इस पिस्टन यानी कि ये पिस्टन यहाँ से क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। तो इस पिस्टन को रोकने के लिए हमें इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा F1। ओके, इधर से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स F1। अब हमको पता है कि सेम लेवल पे अगर मान लीजिए इसका एरिया मैं मान लेता हूँ A है, इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो हमारा क्या है पिस्टन है इसका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या है A2 है। तो मैं क्या कहूँगा कि भैया जो अगर प्रेशर एट इस पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे सेम लेवल पे पॉइंट मान लूँ A, यहाँ पे पॉइंट मान लूँ B, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट, बोल सकता हूँ ना ऐसा। क्योंकि भैया जितना फोर्स मैंने इस एरिया पर इधर की तरफ लगाया उतना ही फोर्स मुझे इधर की तरफ लगाना पड़ रहा है। मान लीजिए ये फोर्स F2 है, ठीक है, तो मैं इधर की तरफ मैं क्या करूँगा, उतना ही फोर्स लगाऊंगा इस पिस्टन को रोकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक सेम लेवल पे पॉइंट ले लिया, तो मैंने बोला प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं A पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, F1 अपॉन में A1 इक्वल टू F2 अपॉन में A2, ऐसा ही तो लिखूँगा। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ किसकी वैल्यू, F1 की वैल्यू, तो F1 की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, F2 इंटू A1 अपॉन में A2, ठीक है ये। और सिमिलरली अगर मैं F2 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, F2 इक्वल टू F1 इंटू F2 इक्वल टू यहाँ से क्या लिखूँगा, हाँ F1 इंटू A2 अपॉन में A1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि F1 क्या, अगर ये वाली क्वांटिटी हमारी क्या है, छोटी है, ये वाली क्वांटिटी छोटी है, यहाँ का एरिया क्या है भैया कम और यहाँ का एरिया क्या है ज़्यादा, तो ये वाली क्वांटिटी छोटी है, ये वाली क्वांटिटी बड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाली क्वांटिटी छोटी, ये वाली क्वांटिटी बड़ी। तो जब बड़ी क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बड़ा आएगा। यानी जो हमको F1 फोर्स मिलेगी ना, ये मैग्नीफाइड फॉर्म में मिलेगी। यही हमारा क्या है, पास्कल लॉ है, ठीक है। इसी पास्कल्स लॉ पे यानी इसी के ऊपर एक एप्लीकेशन भी बनाई गई है, हमारी मैकेनिकल एप्लीकेशन भी बनाई गई है जिसका नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। तो पास्कल्स लॉ आप लोग समझ गए ना कि क्या हुआ। पास्कल्स लॉ फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। पास्कल्स लॉ क्या होता है, जब किसी कंटेनर में यानी एनक्लोज फ्लूइड बॉडी के ऊपर जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे फ्लूइड में। यही हमारा पास्कल्स लॉ है। इसकी प्रूविंग हमने क्या देखी कि हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कंटेनर लिया जिसके एक साइड का एरिया ज़्यादा है, एक साइड का एरिया कम है। हमने ज़्यादा वाले एरिया पर क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये पूरा फोर्स क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे लिक्विड में। तो जहाँ से ये पिस्टन बाहर निकलने लगा, अब इस पिस्टन को रोकने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ा जितना मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F2, यहाँ पे फोर्स लगाया F1। अब ये एरिया हमने मान लिया A1, ये एरिया मान लिया A2। अब हमने सेम लेवल पे क्या लिया, दो पॉइंट ले लिए, और ये पॉइंट हमको पता है कि सेम लेवल पे अगर हम लोग प्रेशर देखना चाहें तो सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है भैया, इक्वल। तो प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा क्योंकि हम लोग प्रेशर को हम लोग क्या जानते हैं भैया, सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रेशर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है। तो हमने ये जो फोर्स लगाया ये सब क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अगर F1 की वैल्यू लिखूँ तो F1 इक्वल टू F2 इंटू A2 अपॉन A1 अपॉन A2, और F2 की वैल्यू क्या लिखूँगा, F2 इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1, ओके। तो यहाँ से जब मैं देखता हूँ कि ये वाली क्वान्टिटी क्या है, छोटी, ये वाली क्वान्टिटी क्या है, बड़ी, तो जब ओवरऑल तो ये क्वांटिटी पूरी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो जो हमको फोर्स मिलेगी वो लार्ज क्वांटिटी में मिलेगी, यानी कि फोर्स हमको मैग्नीफाइड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इसी पे बनी हुई है एक एप्लीकेशन, ठीक है, हमारी मैकेनिकल एप्लीकेशन बनी हुई है जिसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो भैया इसको आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के ऊपर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, तो
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें एक भैया मैकेनिकल डिवाइस बनाई गई, ठीक है, जो ये जो जिसका नाम है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के अंदर बात करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट की, ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक। तो ये एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस होती है, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी भारी से भारी चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है। और जनरली इसका यूज़ जो किया जाता है वो मोटर के अंदर किया जाता है, ठीक है। जो हमारी मैकेनिक्स वाली जो जगह होती हैं, जैसे मान लीजिए कार सर्विसिंग में या फिर मोटर बाइक सर्विसिंग में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है, एक इस तरीके का रखा हुआ होता है सिस्टम, ठीक है, हाइड्रोलिक जैक टाइप का सिस्टम होता है, इस पर गाड़ी खड़ी करता है और एक बटन दबाता है जिससे गाड़ी उठ जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसी पे बेस्ड हमारे मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। तो इसी तरीके से है हमारा एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं भारी से भारी वाहन उठाने के लिए, ठीक है। किसी भी भारी वाहन को आसानी से उठाने के लिए क्या किया गया भैया, एक मैकेनिकल डिवाइस बनाई गई जिसका नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्योंकि हम किसी भी काम को इतनी आसानी से, भैया देखिए किसी भी भारी वाहन को हम लोग इतनी आसानी से तो उठा सकते नहीं है कि भैया ये वाहन खड़ा, भैया लो हमने उठा दिया, ठीक है, रजनीकांत थोड़े ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी वजह से हमको क्या हुआ, एक मैकेनिकल डिवाइस का सहारा लेना पड़ा जिसका नाम है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए इसका क्या होता है, इस तरीके से इसका कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम होता है। अब इस सिस्टम में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उस फ्लूइड का नाम होता है वाटर, जनरली वाटर ही भरते हैं, ठीक है, कोई महंगा फ्लूइड नहीं यूज़ करते हम लोग। तो ये बहुत ही सस्ती डिवाइस है क्योंकि हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं किसका, वाटर का, जो इंडिया में जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो भैया इस फ्लूइड में इस तरीके से इसमें भरा हुआ है वाटर, ठीक है। इसका एरिया हमने मान लिया है A1, इसका एरिया मान लिया है A2। यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से पिस्टन, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से एक चीज़ पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या खड़ी हुई है, इस तरीके से डिवाइस होता है ये, ठीक है। और इसके ऊपर हमने खड़ी कर दी क्या, कार, ठीक है। ये खड़ी हो गई हमारी कार बेहतरीन सी। अब देखिए ये हमारी खड़ी हुई है कार, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया F2, यहाँ पे क्योंकि फोर्स इसकी वजह से क्या लग रहा था नीचे F1, तो हमने क्या किया, इधर को इस वाले पिस्टन को रोकने के लिए हमने इधर से फोर्स लगाया F2। तो ये F2 फोर्स क्या हुआ, यहाँ का एरिया कम, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा भैया ज़्यादा, यहाँ का। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हम ये देखेंगे कि प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा F1। जब हमने इधर से लगाया F2 तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, F1, जो इस गाड़ी को उठाएगा। तो देखिए यहाँ से किस तरीके से ये गाड़ी को उठाएगा, हमने यहाँ पे मान लीजिए फोर्स लगाया इस तरीके से, ठीक। तो हम देखेंगे कि प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि F1 अपॉन A1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, F2 अपॉन A2। अब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालें किसकी, F2 की, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, F2 की वैल्यू आ जाएगी F1 इंटू A2 अपॉन A1। और अगर यहीं से अगर हम लोग किसकी वैल्यू निकालें, F1 की वैल्यू निकालें, यानी इस गाड़ी को उठाने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोर्स लगेगा F2 इंटू A1 अपॉन में A2। अगेन हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला एरिया क्या है, छोटा है, यानी ये वाली क्वांटिटी छोटी है, ये वाली क्वांटिटी बड़ी है। तो जब बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई F2 से होगा तो अगेन एक बड़ी क्वांटिटी हमको मिलेगी। तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, जो फोर्स मिलेगी F1 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैग्नीफाइड फॉर्म में मिल जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे ओनली ऑन फोर्स मैग्नीफाई हो रहा है, एनर्जी मैग्नीफाई नहीं हो रही है। ठीक है, एनर्जी भैया कंजर्व्ड है। ऐसा नहीं होगा कि हमने 1 जूल एनर्जी दी और यहाँ पे हमको 10 जूल एनर्जी मिल गई। ठीक है, अगर ऐसा ही मिल जाता तो दुनिया में वाहावाही हो जाती भैया, आराम से आदमी 2 जूल लगाता, 50 जूल मिल रही है, क्या दिक्कत है। लेकिन एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे केवल फोर्स मैग्नीफाई होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, फोर्स केवल मैग्नीफाई होगा, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या हुआ, इस हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी भारी वाहन को आसानी से ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे काम को आसान करने के लिए क्या बनाया गया भैया, पास्कल्स लॉ ने एक लॉ दिया, मतलब पास्कल्स ने एक लॉ दिया जिसकी बेसिस पे बन गई हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो हमारा हुआ कुछ काम आसान। चलिए, तो ये रहे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पास्कल्स लॉ के, और पास्कल्स लॉ जो कि एक अपने आप में खुद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल लिखिए फटाक से, लिखिए क्वेश्चन, इन अ सिंपल हाइड्रोलिक प्रेस, इन अ सिंपल हाइड्रोलिक प्रेस, या लिफ्ट भी लिख सकते हैं, इन अ सिंपल हाइड्रोलिक प्रेस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 सिलेंडर, द cross section area of 2 cylinder is 5 into 10 to the power minus 4 meter square, is 5 into 10 to the power minus 4 meter square and 10 to the power minus 2 meter square and 10 to the power minus 2 meter square respectively. A force is 20 Newton, a force of 20 Newton is applied, a force of 20 Newton is applied at the smaller plunger, या फिर पिस्टन लिख सकते हैं। ठीक है, एज अ स्मॉलर पिस्टन या फिर प्लंजर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो भैया इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, what is the pressure produced in the cylinder, what is the pressure produced in the cylinder, pressure produced in the cylinder। ठीक है, and next second point लिखिए, what is the thrust force exerted on the longer piston, या फिर लार्जर पिस्टन लिखेंगे, सॉरी लॉन्गर नहीं लार्जर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। एंड थर्ड पॉइंट इसी में आप लोग लिखिए फटाक से, हाउ मच वर्क इज डन बाय द, हाउ मच वर्क इज डन बाय द ऑपरेटर, हाउ मच वर्क इज डन बाय द ऑपरेटर is the small piston moves down, is a small piston moves down 0.1 मीटर स्क्वायर। यानी कि इसमें बोल रहा है इस तरीके से डिवाइस है आपकी, ठीक है, इस तरीके से है, और इसमें भरा हुआ है भैया फ्लूइड। ठीक है, 2 सिलिंड्रिकल पिस्टन आपको दिए हुए हैं, बोल रहा है एक का एरिया आपको दिया हुआ है 5 into 10 to the power, कितना दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड एक एरिया आपको दिया हुआ है 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। तो आप हमको यहाँ पे बताइए कि कौन सा एरिया छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए कौन वाला बड़ा होगा और कौन वाला छोटा होगा, जल्दी बताइए। क्या आप लोग सोच रहे हैं ये वाला होगा, बताइए जल्दी से, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। भैया देखेंगे कि यहाँ पर अगर पावर, देखिए ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी ना, अगर माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो नंबर सबसे
छोटा होता है। ओके, माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। समझ गए कि नहीं समझे बात को? यानी कि जो -2 है, -4 है, अगर मैं बोलूँगा इनमें में से छोटा नंबर कौन सा है तो -4, तो यानी कि जो छोटा एरिया होगा, ठीक है, A2। अगर मान लूँ मैं ये वाला एरिया A1, ठीक है, ये वाला एरिया A2, तो यहाँ पे जो A1 होगा वो कौन सा होगा 10⁻², और A2 होगा ये वाला। अब आपसे फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर, ठीक है, यानी कि कितना प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ये आपने प्रेशर लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है F2/A2 की, यानी कितना प्रेशर इस सिलेंडर पे लगाया जाए, ठीक है, कितना प्रेशर प्रोड्यूस्ड किया जाए जिससे हम इस गाड़ी को ऊपर उठा सकें, ठीक है, इस गाड़ी को क्या कर सकें, ऊपर उठा सकें। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमको फिर से पता है प्रेशर एट A पॉइंट इक्वल टू प्रेशर एट B पॉइंट, यानी F1/A1 इक्वल टू F2/A2, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? फोर्स पता है ना। फोर्स हमको क्या पता है कि जो हम लोग इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना अप्लाई कर रहे हैं? 20 न्यूटन का, ठीक है, छोटे वाले पिस्टन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का। इसका एरिया हमको पता है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रेशर प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, उसको उठाने के लिए, यानी F1/A1 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, सॉरी F2/A2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि कितना प्रेशर यहाँ से जनरेट हम लोग करेंगे, ठीक। तो F2/A2 को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग बात करेंगे किसकी? F1/A1, ठीक। तो यहाँ पे A1 हमको एरिया कितना दिया हुआ है, यहाँ पे F2 दिया है 20 न्यूटन, ठीक। तो F2 की वैल्यू रखिए फटाक से 20 न्यूटन। F2 की वैल्यू देखते हैं भैया, 20 न्यूटन रखो। 20 अपॉन में एरिया कितना है 5 × 10⁻⁻4। अब हमसे पूछा है इस पिस्टन को उठाने के लिए, ओके, इस पिस्टन को उठाने के लिए हमको कितना प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि इस पर कितना प्रेशर लगेगा, ठीक है, इस पर कितना प्रेशर जनरेट होगा, यानी हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे गोला मैंने गलत बना दिया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, F1/A1 की। तो यहाँ से F1/A1 की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि A1 हमको पता है, तो ऐसा नहीं है कि A1 हमको पता है तो A1 रख देंगे। हमसे पूछा क्या है? प्रेशर। हमसे पूछा है A पॉइंट पे प्रेशर पूछा है, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ये टोटल क्या हो जाएगा भैया? प्रेशर हो जाएगा, ओके, ये टोटल क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 × 10⁴ पास्कल, ठीक है, या फिर इसको और हम क्या लिख सकते हैं? Nm/m², ठीक। तो ये आ गया भैया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर से आप लोग देख लीजिए, आपको क्या दिया हुआ था? ये कंटेनर दिया हुआ था, ठीक है, इस तरीके से आपको हाइड्रोलिक प्रेस दी हुई थी। आपसे बोला एक का एरिया 5 × 10⁻⁻4 है, एक का एरिया क्या है? 10⁻⁻2। तो आपको पता है एक तरफ का एरिया कम होता है, एक तरफ का एरिया ज़्यादा होता है इस डिवाइस में। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से पता लगा लेंगे कौन सा एरिया किसका है। तो यहाँ पे हमने देखा 5 × 10⁻⁻4 जो है वो एरिया छोटे वाले का है, और 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो बड़े वाले पिस्टन का है, ओके। तो यहाँ से मैंने मुझे पूछा कि अगर मैं स्मॉलर प्लंजर पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो जो प्रेशर जनरेट होगा इसके ऊपर वो कितना होगा, ठीक है। तो मुझे पता है F2/A2 इक्वल टू F1/A1, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ F1/A1 इक्वल टू F2/A2। तो यहाँ पे हमको वैल्यू पता है कि यहाँ पे क्या होगी? F2/A2 इक्वल टू F1/A1। इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है, यानी F1/A1 यानी हमको क्या पता करना है? प्रेशर एट A पॉइंट। यहाँ पे मैंने A पॉइंट मान लिया, यहाँ पे हमने B पॉइंट मान लिया, इस तरीके से। तो A पॉइंट पे प्रेशर हमको पता करना है, तो हमने क्या किया? फोर्स हमको दिया है 20 न्यूटन, एरिया पता है, तो हमने क्या किया? डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखी और फटाक से हमको आंसर मिल गया, ठीक। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं भैया। सेकंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो हमसे बोल रहा है वो बोल रहा है व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर प्लंजर, यानी इसके ऊपर जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा F1, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो F1 की वैल्यू हम लोग देख ले रहे हैं, यहीं से F1/A1 इक्वल टू F2/A2, ठीक है। तो F1 की वैल्यू अगर हमको देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे? F1 इक्वल टू F2 × A1/A2, ये फॉर्मूला हमको पता है, इसके ऊपर रखिए फटाक से। तो F1 की वैल्यू जब आप लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे
20 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 इंटू, ठीक है, यहाँ से -4 ये प्लस जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10⁻²। ठीक, ये इतनी चीज़ आप लोग समझ गए ना, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो 5 चौको 20, ठीक है, ये 4 बार में गया एंड ये -4 है, ऊपर गया +4, तो ये आ गया इतना न्यूटन। ठीक है, F1 की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, फोर्स ऑन लॉन्गर प्लंजर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब हमसे पूछ रहा है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट पूछ रहा है अगर मैं इस स्मॉलर प्लंजर को डिस्प्लेस कर देता हूँ 0.1 मीटर तक, कितना डिस्प्लेस है, यानी ये जो स्मॉलर प्लंजर है ये कहीं यहाँ आ गया, 0.1 मीटर तक मैंने उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन पूछ रहा है क्या होगा। तो वर्क डन की फॉर्मूला पता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो फोर्स भैया कितना लग रहा है इस पर, 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.1 मीटर। तो यहाँ से जो हमारा एनर्जी आएगी यानी वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 जूल। सिंपल क्वेश्चन, सीधे सीधे आंसर आता है फॉर्मूले पे रखने पे, कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कुछ भी हो तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक पूछिए, मैं इसका आंसर आपको तुरंत और तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया इसका न्यूमेरिकल। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पास्कल्स लॉ के ऊपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके और आगे के टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं भैया नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक ऐसा साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने भी क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको अपने बारे में कुछ पता नहीं था। ओके, ऐसा मानते हैं मतलब कि इनको ये कोई चीज़ ढूंढ रहे थे। ठीक है, ये कोई चीज़ ढूंढ रहे थे और उनको ये चीज़ मतलब मिल गई, तो ऐसा देखा गया कि ये क्या हुआ, मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, इतने ज़्यादा खुश हो गए कि ये क्या हुआ, बाथ टब में, अपने बाथ टब में नहा रहे थे, वहीं से नहाते नहाते क्या हुआ, बाहर निकल आए। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता था कि उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने चिल्लाया यूरेगा यूरेगा। ठीक है, यानी आई फाउंड इट, मैंने कर लिया, मैंने ढूंढ लिया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। अब उनको क्या मिला ये तो अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, कि क्या मिला उनको, क्या वो ढूंढ रहे थे। तो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आप लोग बढ़िया से सुनिएगा। ठीक, वो क्या हुआ कि एक राजा था। ठीक है, वो सोने के बढ़िया बढ़िया आभूषण बनवाता था। ठीक, तो उसके पास एक आदमी आया, उसने बोला भैया राजा साहब मैं सोने के बढ़िया बढ़िया आभूषण बनाता हूँ। ठीक, तो आप हमसे क्या करिए, आभूषण बनवा लीजिए। तो राजा ने क्या किया भैया, उसको सोना दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, लो भैया आभूषण बना के ले आओ। तो वो क्या किया, आभूषण बना के ले आया। अब उसने क्या किया था, उसमें थोड़ा सा बेईमानी की थी यानी चोरी की थी। उसने क्या किया, उस सोने के अंदर थोड़ा स्टील मिला दिया और राजा के लिए उसने क्या बनाया था, टियारा बनाया था, जो मुकुट के पास लगाया जाता है। ठीक है, वो टियारा बनाया था। तो उसमें उसने क्या दिया, जब वो राजा के पास लेके गया तो क्या हुआ कि वहाँ पर उसने देखा कि राजा, भैया देखो उसने चोरी की थी, तो राजा तुरंत समझ गया कि भैया इसने कुछ तो चोरी की है। तो उस समय उसकी कोर्ट में आर्किमिडीज थे। ठीक है, उसकी कोर्ट में आर्किमिडीज थे। तो उसने क्या कहा, आर्किमिडीज को बुलाया और उसने बोला कि भैया इसने देखो कोई चोरी तो की है, क्योंकि ये आभूषण जो बना के लाया मुझे लग रहा है कि ये आभूषण सही नहीं है। ठीक है, इसने कुछ तो मिलाया है। तो आर्किमिडीज क्या हुआ, कुछ दिन तक सोचता रहा। ठीक है, लेकिन एक दिन जब वो बाथ टब के अंदर यानी नहाने के लिए जब बाथ टब के अंदर उतर रहा था, तो क्या उसने ऑब्जर्व ये किया कि जब वो बाथ टब के अंदर उतर रहा था तो पानी क्या हो रहा था, बाहर डिस्प्लेस हो रहा था, यानी बाहर निकल रहा था। तो उसने क्या किया, उसके मन में एक विचार आया। तो उसने क्या किया, वो जो आभूषण बनाया था राजा के लिए, उसने क्या किया, उसको उस टब में डाला। कितना पानी डिस्प्लेस हुआ वो भी चेक कर लिया। ठीक,
उसके बाद वो अलग से 1 किलो की बट्टी लेके आए, ठीक, सोने की प्योर। उसने क्या किया, उसको भी पानी में डाला, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसने देख लिया। अगर वो सेम था तो यहाँ से पानी कितना डिस्प्लेस होना चाहिए था, सेम डिस्प्लेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि उसने क्या किया था, चोरी की थी। उसने बता दिया भैया ये चोर है, ठीक है, तो राजा साहब ने क्या किया, उसको दंड दिया। ठीक, तो ये थी भैया आर्किमिडीज की कहानी। ठीक, तो उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि जो भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, किसी लिक्विड में क्या है, डूबी है, ठीक है, तो कितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उस बॉडी के, वो होता है उस बॉडी के वेट के बराबर। नहीं समझ पाए आप लोग? मैंने बोला अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वाटर के ऊपर डालता हूँ तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ वो उसके वेट के, ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, यानी मैंने बोला कितना पानी इज डिस्प्लेस इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, अ बॉडी, जल्दी से लिखिए, अ बॉडी वेदर partially or fully submerged in a fluid, the body partially or fully submerged in a fluid is buoyed up, buoyed का मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, is buoyed upward, up के बाद वर्ड मतलब अपवर्ड एक ही में है, is buoyed upward by a force due to fluid pressure, by a force due to fluid pressure which is equal to the weight of displaced fluid, which is equal to the weight of displaced fluid। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा बुयांसी फोर्स, सॉरी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसी के अंदर किसके बारे में, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे नए फोर्स की जिसका नाम है बुयांसी फोर्स। ठीक है, बुयांसी फोर्स, इसके बारे में बात करेंगे भैया। ठीक है, ये नया फोर्स। तो उन्होंने क्या किया भैया, एक यहाँ पे कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर में भरा था फ्लूइड, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया एक सिलिंड्रिकल बॉडी इस तरीके से पड़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके से पड़ी हुई है। अब उन्होंने क्या देखा, ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, यानी कि आप लोग समझ गए ना कि कितना पानी इस डिस्प्ले, अगर कोई बॉडी किसी भी लिक्विड में फुली या पार्शियली सबमर्ज्ड होती है तो वो बॉडी का वेट जो होता है वो उसके डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब क्या हो, बॉडी पार्शियली या फुली सबमर्ज्ड हो किसी लिक्विड के अंदर। तो उन्होंने क्या किया भैया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर में अब हमने क्या किया है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी ले ली है, ठीक है, और हमने कहा कि ये जो सिलिंड्रिकल बॉडी है इसकी हाइट h है, ठीक है, इसकी हाइट हमने क्या मान ली, h मान ली। ठीक, तो मैंने बोला अगर मैं x पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूँ और यहाँ से ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसकी हाइट हमने l मान ली। ठीक है, समझ गए? फिर से सुनिए, कंटेनर में एक फ्लूइड भरा हुआ था, फ्लूइड में सिलिंड्रिकल बॉडी ली, यहाँ पे ये जो सिलेंडर की हाइट थी वो h थी और इसके ऊपर जो फ्लूइड भरा हुआ था इसकी हाइट हमने स्मॉल l मान ली। ठीक, अब अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट x है, यहाँ पे एक पॉइंट y है, तो क्या आप लोग इस x और y पॉइंट पे प्रेशर लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस सर, हमको सिखाया गया है कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर पड़ी हो तो इसके ऊपर अगर हमको किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग x पॉइंट पे प्रेशर लिखें तो x पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखेंगे, प्रेशर एट x पॉइंट, यहाँ पे लिख देंगे P0 क्योंकि कंटेनर खुला हुआ है, प्लस रो इंटू जी इंटू एल।
हम यहाँ पे H क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो इस पे X पॉइंट पे जो प्रेशर लगा रहा है फ्लूइड वो तो इसके ऊपर वाला लगा रहा है ना, नीचे वाला प्रेशर थोड़ी ना जनरेट करता है भाई, ऊपर वाला लिक्विड प्रेशर जनरेट करेगा। तो जो हाइट लेंगे वो क्या लेंगे, ऊपर वाली। हमने बोला था जब प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी पर आया था उसमें जब हमने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर मापना है तो हमेशा उस पॉइंट से ऊपर वाली हाइट को लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने X पॉइंट पर प्रेशर क्या लिखा, P0 प्लस ρgl। अगर y पॉइंट पे प्रेशर लिखना हो तो y पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखेंगे, Py इज इक्वल टू P0 प्लस ρgh प्लस l। ये लिखेंगे कैसे, देखिए इस पे जो प्रेशर लगेगा वो इसके कारण भी लगेगा और इसके कारण भी लगेगा। तो भैया ये जो हाइट हम लोग मेज़र करेंगे y पॉइंट पे प्रेशर लिखने के लिए वो टोटल हाइट होगी ना। तो अगर इतनी हाइट h है तो ये हाइट l होगी, तो टोटल हाइट कितनी होगी, h प्लस l। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब हम अगर यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स F1 की वैल्यू बोलूँ तो वो क्या होगी, Px इंटू A। ठीक है, अगर यहाँ से मैं क्या बोलूँ F2 की वैल्यू बोलूँ तो वो क्या होगी, Py इंटू A, यही तो होगी। तो यहाँ पे अगर मैं F1 की बात करूँ तो मुझे पता है कि जैसे जैसे हम लोग लिक्विड कॉलम के नीचे आते जाते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आते जाते हैं, प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो हम ये बोलेंगे कि जो X पॉइंट पे प्रेशर है, X पॉइंट पे जो प्रेशर है वो लेस देन है Y पॉइंट पे प्रेशर के, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं प्रेशर एट Y पॉइंट इज ग्रेटर देन प्रेशर एट X पॉइंट। यानी Y पॉइंट का प्रेशर X पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। तो इस पे जो फोर्स होगा F2 की वैल्यू वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी मैं बोलूँगा F2 इज़ ग्रेटर देन F1, मैं ऐसा बोलूँगा ना, F2 इज़ ग्रेटर देन F1। तो यहाँ का फोर्स कम, यहाँ का फोर्स ज़्यादा, तो नेट फोर्स कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर की तरफ। यही जो नेट फोर्स आता है ना, इसी नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बुओयेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसी नेट फोर्स को बुओयेंसी बोलते हैं। ऊपर फोर्स कम, नीचे फोर्स ज़्यादा, तो एक नेट फोर्स आएगा जो हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। यही नेट फोर्स बुओयेंसी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो X पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, F1 इक्वल टू P0 प्लस ρgl इंटू A, यही तो लिखूँगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर A। अब मैं अगर Y पॉइंट पे लिखना चाहूँ फोर्स तो F2 इक्वल टू P0 प्लस ρgl प्लस h इंटू A। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर नेट फोर्स हमको निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। जब ज़्यादा वाले कम वाले, मतलब कि इन दोनों का, ये जो दो फोर्स दिए हो इनका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। और जब हम लोग दोनों फोर्स का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको एक नेट फोर्स मिलेगा। वही नेट फोर्स हमारा बुओयेंसी है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है। तो यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ, तो यहाँ पे F1 की वैल्यू, ठीक है, और F2 की वैल्यू। तो भैया बड़ा फोर्स इसमें से कौन, F2 ग्रेटर देन F1। तो F2 भैया बड़ा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा F2 है ग्रेटर देन F1 से। तो मैं क्या करूँगा, जब बुओयेंसी फोर्स यानी Fnet लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, F2 माइनस F1। ठीक है, यही तो लिखूँगा। तो F2 माइनस F1 लिखूँगा और यही किसके बराबर आ जाएगा, FB के बराबर। यही फोर्स क्या होगा हमारा, बुओयेंसी फोर्स। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से लिखूँगा मैं P0, F2 में लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, यहाँ से देखिए ये होगा। अब मैं जब Fnet लिखूँगा तो मैं लिखूँगा F2 की वैल्यू कितनी आएगी, P0 इंटू A प्लस ρgl इंटू A माइनस, यहाँ पे लिखूँगा P0 इंटू A। ठीक है, और इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए ρgl। अभी मैं रुक जाइए, अभी मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को ऐसे रहने देता हूँ, पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं देखूँगा प्लस ρgh और प्लस ρgl। ठीक है, और ये भी अभी बाहर सकता हूँ। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा हूँ P0 इंटू A प्लस ρgl इंटू A माइनस P0 इंटू A। ठीक है, माइनस का ρgh इंटू A
ठीक है, और माइनस का रो जी एल इंटू ए, पी नॉट ए कैंसिल, रो जी एल ए कैंसिल। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू बची वो कितनी बची एफ नेट की, वो बची हमारी रो जी एच इंटू ए, ठीक है, रो जी एच इंटू ए। इतनी चीज़ आप लोग समझ गए। तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। यहाँ पे कुछ माइनस प्लस की मिस्टेक हो रही है क्या, देखिए फटाक से, कोई मिस्टेक हो रही हो तो फटाक से हमको बताइए। हाँ देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, देख लीजिए थोड़ी सी गड़बड़ी। यहाँ पे जो F2 की वैल्यू है ये क्या है, ये है, हमने यहाँ पे क्या रख दिया था F1 की वैल्यू रख दी थी F2 की जगह, ठीक है, ये मिस्टेक हुई थी। तो आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे F2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एल, ये चीज़ रखेंगे ना। और यहाँ पे हमने पहले क्या कर दिया था, F1 की वैल्यू रख दी थी, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है F2 माइनस F1, हमने F1 माइनस F2 कर दिया था, तभी माइनस की मिस्टेक आ रही थी। ओके, तो यहाँ पे F1 की वैल्यू रखेंगे जब, तो कितनी आएगी, पी नॉट प्लस रो जी एल। अब यहाँ से देखेंगे तो पी नॉट प्लस रो जी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा H प्लस रो जी एल माइनस पी नॉट, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे ये एरिया रहेगा सब में, एरिया मैंने क्या ले लिया है, कॉमन, ठीक है, एरिया यहाँ पे रहेगा क्योंकि मैं फोर्स लिख रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा रो जी इंटू एल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रो जी एल कैंसिल, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, और बाहर हमारा एरिया चल रहा है, ठीक। तो जो हमारे पास एफ नेट यानी एफ बी की वैल्यू, जो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आई, वो कितनी आ गई, रो जी एच इंटू ए। अगर मैं इस बॉडी को देखूं, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया हुआ आपने नोट किया है, ठीक है, अगर मैं इस सिलेंड्रिकल बॉडी को देखूं तो इसका एरिया अगर ए है, हाइट एच है, तो मैं क्या इसको वॉल्यूम नहीं लिख सकता हूँ, ए इंटू एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम। तो यहाँ से जो हमारा बॉयंसी फोर्स आया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी यानी वॉल्यूम। तो यहाँ से जो हमारा बॉयंसी फोर्स आया वो कितना आ गया, रो जी इंटू वी, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल टू, ठीक है, वी रो जी। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं, वॉल्यूम किसका ले रहे हैं, बॉडी का, क्योंकि बॉडी यहाँ पे क्या है, फुली सबमर्ज्ड है, ठीक है। डेंसिटी किसकी ले रहे हैं, लिक्विड की, और जी तो जी रहेगा ही। तो बॉयंसी में क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं बॉडी का, डेंसिटी लेते हैं लिक्विड का, और जी तो जी रहता ही है। ओके, ये कब के लिए, जब बॉडी फुली सबमर्ज्ड हो, ठीक है, बॉडी फुली सबमर्ज्ड हो, किसमें, वाटर में या फिर फ्लूइड में, ठीक, तब के लिए। अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि आधी बॉडी डूबी हुई होती है, आधी तैर रही होती है ऊपर, ठीक है, ऐसा भी तो होता है कि पार्शियली डूबी हुई हो, ठीक है, या फिर L/2 L/3 डूबी हुई हो। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बॉडी का वॉल्यूम लिख रहे हैं ना, यहाँ पर बॉडी का वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम, ठीक है, कितनी बॉडी, मतलब कि जो बॉडी हो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, वो लिखेंगे। तो यहाँ वी बी की जगह वी डी आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, वी डी इंटू रो एल इंटू जी। डेंसिटी लिक्विड की रहेगी, बस वॉल्यूम किसका लिखेंगे, डिस्प्लेस व्हेन बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, व्हेन बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड, देन जो बॉडी का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम लिखेंगे वो कौन से लिखेंगे, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। ओके, तो आई होप आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ गए, बॉयंसी फोर्स समझ गए क्या होता है, ये एक नेट फोर्स होता है जो कि आता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। ओके, तो बॉयंसी की फील आप लोगों को आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। चलिए, यहाँ से बॉयंसी की फोर्स आप लोग समझ गए ना। अब जैसे मान लीजिए फील कराता हूँ, जब आप लोग स्विमिंग पूल में गए होंगे, जो लोग वाटर पार्क जाते हैं या फिर कभी नदी में उतरे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप लोग नीचे जा रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो ऊपर से क्या कर रहा है, कोई चीज़ हमको नीचे से धक्का मार रही है, यानी कि हमको अपना कम वजन लगता है ना, हमको ऐसा लगता है हम बहुत हल्के हो गए। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा इसी वजह से लगता है, बॉयंसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग नीचे उतर रहे होते हैं तो जो हमारी mg होती है, जो हमारी mg होती है नीचे की तरफ, उससे हमारा कम वजन हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि ऊपर की तरफ फ्लूइड के कारण एक फोर्स लगता है, नेट फोर्स, जिसका नाम होता है बॉयंसी फोर्स। इसकी वजह से mg से हमारा कम वजन हो जाता है, तो हमको क्या होता है, हल्का फील होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब तैरती है तो वो किसकी वजह से तैरती है, बॉयंसी फोर्स की वजह से। डूब जाती है वो भी किसकी वजह से, बॉयंसी, मतलब कि उसकी डेंसिटी क्या होती है,
ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो बेचारी डूब जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने बना, अगर मान लीजिए आप कोई गुब्बारा ले लीजिए या फिर कोई बॉल ले लीजिए, उसको आप पानी में डालने की कोशिश कीजिए तो वो क्या करता रहता है, हमेशा तैरता रहता है। क्या अंदर जाता है क्या, किसकी वजह से, बुओयेंसी फोर्स की वजह से। समझ में आ गई, तो फील आ गई आपको बुओयेंसी फोर्स की अच्छे से। चलिए, तो इसमें आप लोग कुछ फटाक से पॉइंट हैं छोटे छोटे से, वो लिख लीजिए। लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ बॉडी वॉल्यूम एंड द प्रोडक्ट ऑफ बॉडी वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड गिव्स us the mass of the liquid displaced by the body's volume even if the body is partially submerged, यानी वही चीज़ मैंने बताया, जो अभी मैंने बताया वही सारे पॉइंट लिखवा रहा हूँ। मैंने बोला बुओयेंसी फोर्स में अगर बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड होगी तो जो वॉल्यूम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, डिस्प्लेस्ड बॉडी का इनटू डेंसिटी लिक्विड की इनटू और क्या है, जी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर बॉडी पार्शियली फुली सबमर्ज्ड है तो भैया बॉडी का वॉल्यूम डेंसिटी लिक्विड की जी। ठीक, ये चीज़ें आप लोग समझ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्रॉम अबव वी कैन से डैट, नेक्स्ट स्टार बनाइए सितारा, उसमें लिखिए फ्रॉम अबव वी कैन से डैट VB इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड displaced by the body and may or may not be equal to the body's volume, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल ही हो, क्योंकि भैया जब बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड होगी तो क्या होगा, अगर बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड होगी तो मैं बॉडी का वॉल्यूम थोड़ी ना लिखूंगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम लिखूंगा ना। तो वहाँ पर ये ज़रूरी थोड़ी ना कि ये बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बॉडी इसमें फ्लूइड में पड़ी है तो वो उसमें जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर पार्शियली डूबी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ओके, ये पॉइंट ये बता रहा है। नेक्स्ट आप लोग लिखिए, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बुओयेंसी is at the center of mass of the displaced fluid, which may or may not coincide with the body's center of mass, ओके। यानी कि देखिए यहाँ पे ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है फ्लूइड, ठीक है, ये चौक आप लोगों को दिख रही है कि दूसरी यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भरा हुआ है क्या, फ्लूइड। अब इसमें मान लीजिए अगर मैं इस तरीके का कोई बॉडी ले लेता हूँ जो इसमें क्या है, पार्शियली सबमर्ज्ड है, ठीक है, इसमें क्या है, पार्शियली सबमर्ज्ड। अगर फुली सबमर्ज्ड होती है तो जो बुओयेंसी होता है, देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे दो कंटेनर बनाता हूँ, इसमें क्या है, बॉडी फुली सबमर्ज्ड और इसमें क्या है, पार्शियली सबमर्ज्ड। तो भैया जब फुली सबमर्ज्ड होती है तो जो बुओयेंसी फोर्स लगता है इस बॉडी पर वो उसके सेंटर ऑफ मास पर लगता है। ठीक है, इसमें जो FB की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर लगेगी। लेकिन अगर बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड है, ठीक है, अगर बॉडी क्या है, पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो फोर्स लगे इस पर वो उसके हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही लगे। क्योंकि जब पार्शियली सबमर्ज्ड होगी तो मान लीजिए ये जो हम पार्शियली सबमर्ज्ड है तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, यानी जो बॉडी बनेगी वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहीं यहाँ आएगा, यानी डिस्प्लेस्ड बॉडी के जो हमारा बुओयेंसी फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, डिस्प्लेस्ड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ना कि पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। लेकिन अगर हम लोग mg की बात करें तो mg हमेशा कहाँ लगेगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। ओके, ये mg हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा अगर बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड है या फुली सबमर्ज्ड है, कुछ भी। लेकिन अगर पार्शियली सबमर्ज्ड है तो जो बुओयेंसी फोर्स है वो पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर ना लगकर कहाँ पर लगेगा, उसकी डिस्प्लेस्ड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर लगेगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। तो आई होप आपको बुओयेंसी की फील अच्छे से आ गई होगी। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा।
ठीक है। और हमारे लेक्चर जितने भी आने वाले हैं या फिर जो आ चुके हैं, ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और भी अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ओके, बाय।